नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरुकुल में। दोस्तों आप जानते हैं एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम अब नज़दीक है। उसी को टारगेट करते हुए हम लोग कुछ पेपर सॉल्व कर रहे थे। 2 क्लासेस ऑलरेडी अपनी हो चुकी है। आज थर्ड क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ईश्वर को याद करेंगे। जय माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा। शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन में है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। दोस्तों सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें हमें वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस है दोस्तों, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड मोर क्विकर देन एक्सपेक्टेड। कि प्रोजेक्ट जो है जितनी उम्मीद थी उससे पहले कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया था। ये सेंटेंस है, पास में बात चल रही है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, जो सेंटेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है उसमें कंपैरिजन किया है और यहाँ पर कंपैरेटिव फॉर्म लिखा हुआ है क्विकर, और क्विकर से पहले लिखा हुआ है मोर। हमें कैसे पता चला कि कंपैरिजन हो रहा है? दोस्तों जब भी कंपैरिजन होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है, तो उसके बाद हम लोग प्रेपोजिशन देन का यूज़ करते हैं। या बोले तो कंपैरिजन करते हैं तो देन से पहले आपको कंपैरेटिव डिग्री मिलेगी। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है या देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है। दोनों चीज़ें याद रखें। दूसरी बात, जब भी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो वो सही बननी चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री लैंग्वेज में दो तरीके से बनती है। एक तो ईआर का सफिक्स की तरह यूज़ करके, दूसरा मोर का यूज़ करके। और मोर को हम लोग किसकी तरह यूज़ करते हैं? तो मोर को हम लोग वहाँ पे प्रेफिक्स की तरह यूज़ करते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिनसे हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म बनाते हैं। अब यहाँ पर क्विक का कंपैरेटिव फॉर्म है क्विकर। जो ओरिजिनल एडजेक्टिव है वो है क्विक, ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। इस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म है क्विकर, ईआर सफिक्स लग के ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई। तो जब ये ईआर सफिक्स लगने से कंपैरेटिव फॉर्म बन चुकी है, तो यहाँ पे मोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोर जो है यहाँ सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। तो हमें मोर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। क्विक का कंपैरेटिव फॉर्म क्विकर हो जाएगा, आगे देन लगा हुआ है, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो अगर हम लोग एरर देखें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर इन इट्स टेंस, आइडेंटिफाई द एरर एंड सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस। हमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है और कह रहा है कि उसके टेंस में प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करिए। लिखा है, इफ़ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव अलाउ यू टू गो। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड मिला है अप्राइज्ड, थोड़ा इसका मीनिंग देख लेते हैं। नया वर्ड है आप लोगों के लिए। दोस्तों अप्राइज जो वर्ब है इसका मीनिंग होता है टू इन्फॉर्म समवन। किसी को किसी चीज़ की जानकारी देना क्या कहलाता है? अप्राइज कहलाता है। दोस्तों ये कह रहा है कि अगर तुमने मुझे तुम्हारी समस्या के बारे में पहले बता दिया होता, इन्फॉर्मेशन दे दी होती, तो मैंने तुम्हें जाने की अनुमति दे दी होती या मैंने तुम्हें जाने दिया होता। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ है? दोस्तों यहाँ आपको हेड के साथ थर्ड फॉर्म नज़र आ रहा है।
टेंस पढ़ने के बाद हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते हैं दोस्तों। और कंडीशनल सेंटेंसेस में जो फिफ्थ कंडीशनल सेंटेंस है वो है अनफुलफिल्ड कंडीशनल। फिफ्थ कंडीशनल सेंटेंस क्या है? अनफुलफिल्ड कंडीशनल। जैसा कि आपको नाम से नजर आ रहा है, ऐसी कंडीशन जो पूरी नहीं हुई है। एक चीज और आपको कहना चाहूंगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। दोस्तों, अनफुलफिल्ड कंडीशनल जो है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो थोड़ा देखेंगे। दोस्तों, अनफुलफिल्ड कंडीशनल में जो हमारा कंडीशनल क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, यानी कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आपको नजर आएगा। और जो हमारा रिजल्टेंट क्लॉज होता है, जिसके अंदर हमें कंडीशन का रिजल्ट नजर आता है, वहां आपको मॉडल वुड के बाद हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर नजर आता है। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, और ये कह रहा है अगर प्रॉब्लम के बारे में पहले बताया होता, मतलब बताया नहीं है। और जो रिजल्टेंट क्लॉज है वहां पे वुड आपको नजर आया, वुड के बाद हैव आना चाहिए, वो भी नजर आया। फिर यहाँ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, तो यही एरर है। अलाउ की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए? अलाउड आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर ये स्ट्रक्चर फुलफिल हुआ है। तो इफ़ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर, आई वुड हैव अलाउड यू टू गो। तो बिना किसी टेंशन के ऑप्शन थर्ड जो है, ये हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है देयर इज एन एरर इन द गिवन सेंटेंस, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्ट्स द एरर टू मेक इट ए ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंस। यहाँ हमें एक सेंटेंस दिया है, ये ग्रामर के हिसाब से ठीक नहीं है, हमें वो सेंटेंस बताना है जो ग्रामर के हिसाब से ठीक है। कह रहा है हरमित इज नॉट इनोसेंट सच एज उदय। सबसे पहले तो इनोसेंट का मीनिंग क्या है? दोस्तों, इनोसेंट का मीनिंग है भूला। अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। दोस्तों, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सच एज। सच एज का यूज क्यों किया जाता है? दोस्तों, सच एज का मीनिंग है फॉर एग्जाम्पल। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग निकल के आता है उदाहरण के तौर पर। क्या मीनिंग निकल के आता है? उदाहरण के तौर पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ कहना चाहते हैं कि हरमीत उतना मासूम या भोला नहीं है जितना उदय। तो अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। दोस्तों, एडजेक्टिव चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि कंपैरिजन करने के लिए हम लोग एज और सो एज के पेयर का यूज़ करते हैं। जब हम लोग एज और सो एज का यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, तो दोनों के बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा हरमित इज नॉट एज इनोसेंट एज उदय। कि हरमित उतना भोला नहीं है जितना कौन है? उदय। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। हमें वो सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है जिसमें आर्टिकल का सही उपयोग हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस है सी केप्ट एन लॉट ऑफ रूल्स। दोस्तों, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन जो है फर्स्ट लेटर का, वो हिंदी लैंग्वेज का कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। और एन जो है वो हिंदी लैंग्वेज के वोवल साउंड यानी स्वर के उच्चारण से पहले लगता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो गया है। सेकंड कह रहा है शी केप्ट लॉट ऑफ रूल्स। दोस्तों, लॉट के बारे में देखते हैं। दोस्तों, दो फ्रेजेस पॉसिबल है लैंग्वेज में। एक तो हम लोग ए लॉट ऑफ का यूज कर सकते हैं, और दूसरा है लॉट्स ऑफ। ये दो फ्रेजेस हम लोग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। या तो हमें लिखना पड़ता है ए लॉट ऑफ, या हमें लिखना पड़ता है लॉट्स ऑफ।
और इन दोनों के साथ हम लोग काउंटेबल नाउन का भी यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनके साथ हम लोग काउंटेबल नाउन का भी यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन का भी यूज़ कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन लैंग्वेज में वो होता है जिसके साथ हम लोग एस या ई एस लगा सकते हैं, उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दूसरा है कि काउंटेबल नाउन वो है जिससे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन लैंग्वेज में वो है जिसके साथ हम लोग एस या ई एस का यूज़ नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो जिनसे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर इन्होंने लॉट लिखा है, जबकि अगर आर्टिकल नहीं हो तो लॉट सी लिख सकते हैं, तो ये भी गलत। शी केप्ट दी लॉट ऑफ रूल्स, मैंने कहा आर्टिकल ए आएगा अगर आएगा, यहाँ तो द है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। चौथा है शी केप्ट ए लॉट ऑफ रूल्स, तो ये फ्रेज यहाँ पर अगर देखें तो बिल्कुल ठीक है, तो बिना किसी प्रॉब्लम के फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये यहाँ पर हमारे पास एक क्लोज टेस्ट आ गया। मैंने पहले की क्लासेस में आपको बताया है इसका तरीका क्या होता है, इसको पूरा रीड करेंगे। रीड करने से हमें पैसेज का आइडिया मिल जाएगा, टोन समझ में आ जाएगा, टेंस समझ में आ जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ड्स को यूज़ करेंगे। कह रहा है इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। पैसेज है और कह रहा है कि बीच बीच में हमने ब्लैंक्स छोड़े हैं, उनको आप फिल करिए। ठीक है, शुरू करते हैं। कह रहा है मैनी पेरेंट्स थिंक ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन एज क्यूट एंड कडली। दोस्तों, हमारे समाज में क्या है कि जो बच्चे दुबले पतले होते हैं तो उनको देखकर लोग क्या बोलते हैं, अरे घर वाले तेरे को खाना नहीं देते क्या। और ऐसे बच्चे जो थोड़े मोटे ताज़ा टाइप होते हैं तो उनको देखकर लोग बोलते हैं अरे यार ये खाते पीते घर का है। अपने समाज का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा है। लेकिन दोस्तों, अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जो व्यक्ति फिट है, मतलब जिसका वेट बॉडी की हाइट के अकॉर्डिंग है, वो सही है। अदरवाइज वो मोटा है जिसका वेट ज़्यादा है, और मोटापा जो है बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है। तो कह रहा है कि बहुत सारे जो माता पिता है उनको ऐसा लगता है कि जो ओवरवेट चिल्ड्रन है, मतलब जिनका वजन एक तय सीमा से ज़्यादा है, मोटे जो बच्चे हैं, वो क्यूट और कडली है। क्यूट का मतलब होता है सुंदर है, दिखने में आकर्षक है, जिनको देखकर प्रेम आए। और कडली, कडल का मतलब होता है दोस्तों किसी को गले लगाना। तो कडली मतलब जिनको देखकर आपको गले लगाने का या बाहों में भरने का मन करे, ऐसे बच्चे। तो ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है जो ओवरवेट बच्चे होते हैं वो बड़े क्यूट होते हैं और कडली होते हैं। हाउएवर, हालांकि ओबेसिटी, दोस्तों ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। ये नाउन है यहाँ पर, ओबेसिटी। और यहाँ से एक और वर्ड बनता है ओबीस, ये एडजेक्टिव है दोस्तों, विशेषण। ओबीस का मतलब होता है मोटा, और इसका जो नाउन फॉर्म है वो है ओबेसिटी, मोटापा। कह रहा है हाउ एवर ओबेसिटी मस्ट नॉट बी डैश एज ए हेल्दी साइन, हालांकि मोटापे को एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उचित संकेत नहीं माना जाता है। कह रहा है डैश ओबीज चिल्ड्रन ग्रो अप, दे विल बी मोर प्रोन डैश हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर डैश डायबिटीज। और कह रहा है कि जो मोटे बच्चे हैं जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत सारी बीमारियां उनको घेर सकती हैं। उनको हाई बीपी हो सकता है, उनको डायबिटीज भी हो सकती है। आगे कह रहा है टुडे ओवरवेट चिल्ड्रन आर बिकमिंग अ कॉमन डैश इन मैनी कंट्रीज। कह रहा है आज के दिन अगर देखा जाए तो ओवरवेट बच्चे, मतलब वजन से जिनका जो है एक तय सीमा से ज़्यादा वजन है, मोटे बच्चे दूसरे शब्दों में हम कहें, तो वो एक सामान्य परिवेश है बहुत सारे देशों में। बहुत सारे देशों में आपको जो है मोटे बच्चे आसानी से नज़र आ जाएंगे। अब इसको ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है हाउ एवर ओबेसिटी मस्ट नॉट बी डैश। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी लिखा हुआ है और पीछे लिखा हुआ है मस्ट, जो कि एक मॉडल है। दोस्तों जब भी लैंग्वेज में ये स्ट्रक्चर बनता है, कौन सा, मॉडल
प्लस बी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी मॉडल प्लस बी ये स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये मॉडल सिंपल का पैसिव स्ट्रक्चर माना जाता है। तो यहाँ पे आपको मॉडल दिखा, नेगेटिव है इसलिए नॉट है, यहाँ बी, तो यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। तो दोस्तों सी का मतलब होता है देखना, इसका सेकंड फॉर्म होता है सॉ, और इसका थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि मॉडल के साथ अगर बी मिले तो आगे आपको यहाँ थर्ड फॉर्म मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला कह रहा है डैश ओबीज चिल्ड्रन ग्रो अप। तो बेसिकली टाइम की बात हो रही है कि जब मोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन है दोस्तों, हु जो है ये बेसिकली सब्जेक्ट के लिए आता है, कौन, व्हाट का मीनिंग होता है क्या, वेयर जो है दोस्तों ये प्लेस की इंफॉर्मेशन देता है, और व्हेन जो है ये टाइम के लिए आता है। तो जो हमारा सेंटेंस है ये कह रहा है कि जब मोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो टाइम का एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पर व्हेन जो है ये अपना करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है व्हेन ओबीज चिल्ड्रन ग्रो अप दे विल बी मोर प्रोन डैश हेल्थ प्रॉब्लम्स। दोस्तों ये फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, आपको आगे से हमेशा ध्यान रखना है प्रोन के साथ यहाँ पर टू प्रेपोजिशन का यूज होगा। प्रोन टू का मतलब होता है जो इजीली वहाँ पर बीमारियां जिसको घेर ले, तो ये बनेगा प्रोन टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो सेकंड ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे से आपको हमेशा ध्यान रखना है प्रोन टू बनता है। आगे बढ़ेंगे, प्रोन टू हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर और नॉर नेवर नीदर। दोस्तों अगर ओबेसिटी है तो 100% हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पैसेज में हमें साफ साफ दिख रहा है कि बीमारी होगी। तो जब बीमारी होगी तो कोई भी नेगेटिव वर्ड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो कह रहा है कि लाइक हाई ब्लड प्रेशर, या तो उनको हाई ब्लड प्रेशर होगा और डायबिटीज़, या फिर क्या हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है। चॉइस के लिए बेसिकली और आता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है टुडे ओवरवेट चिल्ड्रन आर बिकमिंग अ कॉमन लाइट टाइट साइट माइट। दोस्तों यहाँ पर ये एक फ्रेज बनता है, ध्यान दीजिएगा, फ्रेज है कॉमन साइट। कॉमन साइट का मतलब होता है सामान्य स्थिति, ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ज्यादा, ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई सिचुएशन जो बहुत ज्यादा नॉर्मल है, उसको हम लोग कॉमन साइट बोलते हैं। तो कह रहा है आजकल बड़े बड़े देशों में मोटे बच्चे देखे जाना जिनका वजन एक तय सीमा से ज़्यादा है, ये कॉमन साइट है, सामान्य स्थिति है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। इसी के साथ ये क्लोज टेस्ट अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। तो हमें अंडरलाइंड वर्ड का विलोम शब्द बताना है। कह रहा है हिज ओपोनेंट्स व्यूड हिम एज स्टबर्न डॉगमेटिक एंड इनफ्लेक्सिबल। दोस्तों स्टबर्न, डॉगमेटिक या इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिद्दी, जो लोगों की बात ना सुने, जिद करे। दोस्तों इसके लिए एक और वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, जिद्दी के लिए रिजिड यूज कर सकते हैं। एक वर्ड मुझे और याद आ रहा है जो भी एग्जाम में कई बार देखा गया है, वर्ड है एडेमेंट। दोस्तों एडेमेंट का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी। अब यहाँ विलोम शब्द चाहिए। दोस्तों केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। उसके बाद में है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब है दोस्तों बेईमान। दोस्तों बाइज्ड का मतलब होता है इंक्लाइंड, हिंदी में अगर अपन देखें तो पक्षपाती। एमिनेबल मतलब जो दोस्तों चेंज हो जाए या जो फ्लेक्सिबल हो, लोगों के व्यूज़ को सुने, उनके व्यूज़ को क्या करे, एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए बोला जाता है एमिनेबल। तो यहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के
हमारा जो एंटोनिम होगा डॉगमेटिक का वो हो जाएगा एमिनेबल। मतलब जो लोगों के व्यूज़ को एक्सेप्ट करे, चेंज हो जाए, एक चीज़ पे जिद ना करे, उसको एमिनेबल बोलेंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें सेंटेंस के अंदर वो वर्ड आइडेंटिफाई करना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। दोस्तों कह रहे हैं वंदे मातरम ए पोइनेंट पोएम इज ऑब्वियसली एंड इनडिस्प्यूटेबली द प्रीमियर नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। दोस्तों वंदे मातरम हम सब ने गाया है, सुना है। अक्सर हम लोग 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर गाते हैं, वंदे मातरम सुनते हैं। ए आर रहमान जी ने ये कंपोज कराया था किसी फिल्म में, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने भी गाया। ओरिजिनली ये आनंद मठ के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने मेंशन किया था। तो दोस्तों वंदे मातरम कह रहा है कि एक पोइनेंट पोएम है। पोइनेंट का मतलब होता है दोस्तों फुल ऑफ सैडनेस, दुख और पीड़ा से भरी हुई एक कविता है जो निसंदेह इनडिस्प्यूटेबली मतलब विदाउट एनी चैलेंज, जिसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, बिना किसी चुनौती के प्रीमियर नेशनल सॉन्ग है। प्रीमियर का मतलब होता है एक्सीलेंट, शानदार राष्ट्रीय जो है गीत है भारत का। कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है? दोस्तों प्रीमियर की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, पॉइनेंट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, इनडिस्प्यूटेबली की स्पेलिंग गलत है दोस्तों। यहाँ ई के स्थान पर ए आएगा। इनडिस्प्यूटेबली का मतलब होता है विदाउट एनी चैलेंज, जिसको कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। ऑब्वियसली की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ऑब्वियसली का मतलब होता है साफ साफ, बिना किसी संदेह के। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें गलत स्पेलिंग यहाँ पर बतानी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यहाँ पर एक मुहावरा हमें दिया हुआ है दोस्तों, इसका मीनिंग बताना है। ब्लोइंग स्मोक। दोस्तों ब्लोइंग स्मोक मुहावरे का मतलब होता है टू लाई और ट्राई टू डिसीव समवन और कंफ्यूज समवन विथ वर्ड्स। दोस्तों झूठ बोलना या शब्दों का खेल खेलकर किसी को धोखा देने की कोशिश करना, किसी को चीट करने की कोशिश करना, किसी को कंफ्यूज करने की कोशिश करना, ये मतलब होता है ब्लोइंग स्मोक, टू ब्लो स्मोक। इस तरीके से ये ईडियम आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ हमारा आंसर को, टीज का तो मतलब होता है दोस्तों किसी को छेड़खानी करना, चिढ़ाना। टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स, परप्लेक्स का मतलब होता है दोस्तों टू कंफ्यूज। तो निसंदेह सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अंडरलाइन सेगमेंट को यहाँ पर रिप्लेस कर दे? एक और ईडियम यहाँ पर आ गया है, अ पीस ऑफ केक। दोस्तों अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है ए वेरी इजी टास्क। हिंदी में बोलेंगे अत्यंत आसान कार्य। दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोस्तों इस ईडियम को याद रखना भी बहुत आसान है। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, केक हम लोग बर्थडे पे लाते ही हैं, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बर्थडे पर केक का टुकड़ा खाना बहुत आसान है, क्योंकि भी आप केक का टुकड़ा मुंह में रखेंगे, आराम से खा सकते हैं, लेट के खा सकते हैं, बैठ के खा सकते हैं, चल के खा सकते हैं, दौड़ के खा सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि केक का टुकड़ा खाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पहले कई क्लासेस में बता चुका हूँ,
सिनोनिम का मतलब होता है दोस्तों पर्यायवाची, समानार्थी भी बोलते हैं, अर्थात समान अर्थ वाला शब्द। दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है वो है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। इसके लिए कुछ अच्छे वर्ड जो मुझे याद आ रहे हैं, रिगार्ड बोल सकते हैं, ऑनर बोल सकते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम दोस्तों डिसरेस्पेक्ट इसका अपोजिट है। डिसरेस्पेक्ट का मतलब होता है अपमान। दोस्तों वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज की सत्यता स्थापित करना। इनवैलिडेट इसका अपोजिट हो जाएगा। इनवैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज को असत्य कहना। वर्ड है ऑनर। ऑनर का मतलब सम्मान। तो बिना किसी टेंशन के ये हमारा आंसर है। अटेंड का मतलब होता है दोस्तों वर्ब है शामिल होना। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि मैं शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, मैं क्लास अटेंड करने जा रहा हूँ, मतलब उसमें शामिल होने जा रहा हूँ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें अंडरलाइंड वर्ड का हमें जो है एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। तो एक तरीके से बोलें तो सिनोनिम बताना है समानार्थी। कह रहा द फैमिली वॉज सेव्ड फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग। जलती हुई इमारत से परिवार को बचाया गया किसके द्वारा? ब्रेव फायर फाइटर के द्वारा। दोस्तों ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। तो बहादुर को क्या बोल सकते हैं दोस्तों? बहादुर को हम लोग बोल सकते हैं करेजियस। बहादुर को हम लोग बोल सकते हैं फियरलेस। बहादुर को हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों गैलेंट। दोस्तों बहादुर को हम लोग बोल सकते हैं डॉन्टलेस। बहादुर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं दोस्तों? बहादुर को हम लोग बोल्ड भी बोल सकते हैं। तो ये सारे जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। दोस्तों अनअफ्रेड का मतलब होता है जो बिना डर के। टिमिड का मतलब होता है कायर। फियरलेस का मतलब होता है जिसको भय ना हो। तो सिनोनिम ये हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन थर्ड। कावर्डली का मतलब भी कायर ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बेस्ट रिप्लेस द ब्रैकेटेड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ब्रैकेटेड वर्ड से कौन से वर्ड को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं? तो दूसरे शब्दों में कहें तो सिनोनिम पर्यायवाची बताना है। कह रहा है हिज डैश स्टेचर वॉज नॉट ए मेजर ऑफ हिज ओवरऑल पर्सनैलिटी। कह रहा है कि उसका जो बाहरी ढांचा था उससे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का पता नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों वर्ड है स्क्रॉनी। दोस्तों स्क्रॉनी का मतलब होता है कमजोर। दूसरे शब्दों में कहें तो वी कैन से थिन एंड वीक। और जिसे देखकर ऐसा लगे कि कोई बीमारी से ग्रसित है। तो यहाँ पर थिन हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों सिकली का मतलब होता है जो बीमार टाइप हो। कीन का मतलब होता है क्यूरियस, ईगर। हिंदी में अगर कहें तो उत्सुक बोल सकते हैं। मस्क्यूलर का मतलब होता है दोस्तों जिसकी बॉडी के अंदर अच्छे मसल्स हों, कट्स वट्स हों थोड़ा सा, ठीक है। हश पुश टाइप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अंडरलाइन सेगमेंट को चेक करना है कि कौन से ऑप्शन से ये ठीक हो सकता है। दोस्तों कह रहा है द कंपनी डू नॉट ब्रोक द लॉ एट एनी टाइम। ये तो गलत है। क्यों गलत है? दोस्तों हम लोग लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि जब भी डू, डज और डिड इनका उपयोग सहायक क्रिया की तरह हो तो उनके साथ जो मुख्य क्रिया होती है वो सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ ब्रेक का सेकंड फॉर्म है ब्रोक, तो ये गलत हो गया। यहाँ सब्जेक्टिव पार्ट कंपनी कैसा है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ डू नहीं आ सकता था क्योंकि डू जो है दोस्तों ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। डज जो है ये सिंगुलर के साथ आता है। एक चीज और समझिए, डू और डज ये दोनों कौन से टाइम में है?
ये प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट सिंपल के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इनका इस्तेमाल होता है। और नेगेटिव बनाते समय प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब भी इनका इस्तेमाल होता है। डिड जो है ये पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाना हो, पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव बनाना हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, दी कंपनी, तो कंपनी के साथ डिड आ सकता है, ठीक है, लेकिन अभी अभी आपको बताया डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो थर्ड फॉर्म है। इसकी फॉर्म्स ऐसे चलती है, ब्रेक, सेकंड फॉर्म है ब्रोक, और थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। तो ये गलत हो गया। डू तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट कंपनी सिंगुलर है, सिंगुलर अगर है तो डज लेना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। डज लेना पड़ेगा, डज के साथ फर्स्ट फॉर्म है। डिड ले सकते हैं लेकिन डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो ये गलत। तो बिना किसी टेंशन के थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर आपको टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे अच्छी पकड़ है तो ये क्वेश्चन आपका जिंदगी में गलत नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक। दोस्तों, होमोनिम जो है वो बेसिकली सेम प्रोनाउंसिएशन के जो वर्ड्स हैं उनके लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा होमोनिम आएगा वो हमें बताना है दोस्तों। कह रहा है सोनू ईट्स डैश लाइक ए रैबिट। अब यहाँ रैबिट से काफ़ी आपको जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ कौन सा वर्ड आएगा। दोस्तों, रैबिट होता है खरगोश, और यहाँ खाने की बात भी हो रही है, तो खरगोश इनमें से क्या खा सकता है? कैरेट। दोस्तों, ये वाला कैरेट, कैरेट, कैरेट। दोस्तों, ये वाला जो कैरेट है इसका मतलब होता है गाजर। तो जब खाने की बात हो रही है तो खाने का ही आइटम आ सकता है, तो आंसर हो जाएगा सोनू इट्स कैरेट लाइक अ रैबिट। दोस्तों, ये वाला जो कैरेट है ये बेसिकली आपने सुना होगा जो सोना है उसकी शुद्धता को मापने के लिए, जैसे आपने सुना होगा 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, वो है। तो सेकंड ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये जो शब्द है बोल्ड, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो इसका विलोम शब्द बन सकता है? अभी पीछे एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, बोल्ड का मतलब होता है ब्रेव, अर्थात बहादुर। तो दोस्तों, बहादुर का अपोजिट क्या होगा? कायर। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है? दोस्तों, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, टिमिड का मतलब होता है कायर, फियरलेस का मतलब होता है बहादुर, तो ये तो सिनोनिम हो गया। फ्रेंडली का मतलब होता है एमिएबल, हमने फर्स्ट पेपर में किया था ये वर्ड। एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत, जिससे लोग मित्रता करना पसंद करें। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा बहादुर का अपोजिट कायर। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 20, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। विलोम शब्द बताना है। दोस्तों, शेम का मतलब होता है शर्म, तो शर्म का अपोजिट क्या हो सकता है? दोस्तों, शर्म का अपोजिट हो जाएगा प्राइड, क्योंकि प्राइड का मतलब होता है गर्व। फियर का मतलब भय, डिफेमेशन का मतलब होता है अपमान, डिसग्रेस का भी मतलब होता है अपमान। तो ये दोनों का सेम ही मीनिंग है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शेम का अपोजिट प्राइड, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल मोस्ट सुटेबली सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे अंडरलाइन पार्ट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं? चेक कर लेते हैं। कह रहा है ही वॉज नॉट हैप्पी अंटिल ही गेव अप हिज जॉब एंड लिव एज अ फकीर इन द फॉरेस्ट। कह रहा है कि वो तब तक खुश नहीं था जब तक कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और जंगल में रहने लगा। फकीर मतलब साधु महात्मा की तरह, जो किसी से न कुछ लेना न देना, मांग के खाना, ऐसे व्यक्ति को फकीर बोलते हैं। ये उर्दू का शब्द है, हिंदी में हम लोग उसको साधु भी बोलते हैं। दोस्तों, बात देखिए पास्ट टाइम में चल रही है, कैसे पता चलेगा पास्ट में है? यहाँ वॉज आपको दिख रहा है, यहाँ गिव का सेकंड फॉर्म आपको दिख रहा है गेव। दोस्तों, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, टू सरेंडर, समर्पण कर देना या किसी चीज को त्याग देना, टू लीव समथिंग।
कंप्लीटली। तो दोस्तों जब पास्ट में बात चल रही है तो कंजंक्शन के बाद में भी वही टेंस कंटिन्यू होगा, तो यहाँ लिव नहीं आएगा, लिव का सेकंड फॉर्म आएगा जो कि क्या होता है, लिव्ड। तो आप देख लीजिए कहाँ पर है लिव्ड, तो यहाँ पर है लिव्ड, यहाँ पर है, यहाँ दोनों में नहीं है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब कह रहा है अंटिल ही गेव, तो इधर फिर गिव्स कर दिया मतलब प्रेजेंट में, तो बिना किसी टेंशन के फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। विलोम शब्द बताना है दोबारा अंडरलाइंड वर्ड का। कह रहा है इट इज नो एग्जेजरेशन टू से द हुसैन सागर लेक इज एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ हैदराबाद एंड हैदराबाद हिस्ट्री। कह रहा है ये कहना कोई बढ़ा चढ़ा के कहना नहीं होगा कि हुसैन सागर लेक जो है वो हैदराबाद का एक अभिन्न हिस्सा है और हैदराबाद के इतिहास का भी अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों इंटीग्रल का मतलब होता है इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक, जिसके बिना काम नहीं चले, ऐसा कुछ, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल। दोस्तों टोटल का मतलब होता है कंप्लीट, एक्स्ट्रा का मतलब होता है जो अत्य अत्यधिक है, आप बोल सकते हैं आवश्यकता से अधिक। एक्स्ट्रा इज मोर देन रिक्वायर्ड, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है या जो आवश्यकता से अधिक है। इसेंशियल मतलब ज़रूरी, इनहेरेंट मतलब जो हमें पहले से हमारे अंदर विद्यमान है आदि जन्म से, जो नेचुरली हमारे अंदर इनबिल्ट है, नेचुरली इनबिल्ट जो है हमारे अंदर। तो यहाँ पर बिना किसी टेंशन के अपोजिट एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि देखो टोटल तो बिल्कुल इररेलेवेंट वर्ड है, टोटल का मतलब तो पूरा होता है, तो इसका तो यहाँ कोई लेना देना नहीं। इसेंशियल एक तरीके से इसका सिनोनिम है, इनहेरेंट भी थोड़ा सा इररेलेवेंट वर्ड है। एक्स्ट्रा हो जाएगा कि भी इंटीग्रल मतलब जिसकी ज़रूरत है, कंपलसरी है, जिसके बिना काम नहीं चले, और एक्स्ट्रा मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब आवश्यकता से अधिक। तो ज़रूरी का अपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। होमोनिम दोबारा एक और आ गया है, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट स्पेलिंग्स। दोस्तों कह रहा है ही डैश इमिटेट, दोस्तों इमिटेट का मतलब होता है नकल करना या टू फॉलो समवन और समबडी। तो कह रहा है ही डैश इमिटेट द प्लेफुल मूवमेंट ऑफ द डैश, डज, डोज, डोज। दोस्तों डो, डी ओ ई, डो का मतलब होता है मादा हिरन, और इसका प्लूरल फॉर्म है डज, और इसका जो उच्चारण है वैसे वो है डोज। ये है डज और ये है डोज। ये बेसिकली जो मेडिसिन वगैरह के लिए आता है कि मेडिसिन का डोज मतलब नंबर ऑफ मेडिसिन कितना है। तो यहाँ पर पहला तो जो है वो डज करने के हिसाब से है, क्योंकि भाई डू जो वर्ब है इसका मतलब होता है करना, सिंगुलर में प्रेजेंट सिंपल में इसके लिए यूज करते हैं डज। तो कह रहा है ही डज इमिटेट, कि वो नकल करता है प्लेफुल मूवमेंट यानी अटखेलियां, किसकी अटखेलियां, मादा हिरन की। तो यहाँ मादा हिरन यानी ये वाला डोज आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो पहले बी आएगा और उसके बाद में ए आएगा, तो सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। कौन सा वो ऑप्शन है जिससे अंडरलाइन वर्ड या अंडरलाइन फ्रेज को रिप्लेस कर सकते हैं। कह रहा है ध्रुव एंगर ब्लेज्ड ऑफ अनकंट्रोलेबली, कि ध्रुव का जो गुस्सा है वो सडनली आपे से बाहर चला गया था। तो एंगर ब्लेज्ड ऑफ, दोस्तों यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, और वो फ्रेजल वर्ब जो है वो है ब्लेज अप। ब्लेज अप का मतलब होता है टू सडनली, ब्लेज अप का मतलब होगा दोस्तों
सडन इंक्रीज ऑफ एंगर, या बर्स्ट भी बोल सकते हैं, सडन बर्स्ट ऑफ एंगर, अचानक से गुस्से का एकदम फटना, उसको ब्लेज अप बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फ्रेजल वर्ब, एंगर ब्लेज्ड अप, ये वाला फ्रेजल वर्ब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म ले लिया ब्लेज का, ब्लेज्ड। इसी के साथ दोस्तों हम लोग अपने अंतिम सवाल पर इस मॉक टेस्ट के पहुंच चुके हैं। तीसरा मॉक टेस्ट अपना कंप्लीट होने वाला है। कह रहा है दोस्तों सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वो स्पेलिंग बताइए जो गलत है। दोस्तों सीज का मतलब होता है किसी चीज को जब्त करना, कंट्रोल कर लेना, किसी चीज को अपने नियंत्रण में ले लेना। दोस्तों डिसअपॉइंट का मतलब होता है किसी चीज से दुखी होना। तो यही हमारा आंसर है। डिसअपॉइंट की स्पेलिंग यहाँ गलत है, एक एस आएगा, डिसअपॉइंट। रिब्यूक का मतलब होता है दोस्तों टू स्कॉल्ड, हिंदी में अगर अपन बोले तो किसी को डांटना। इसके लिए एक अच्छा वर्ड और मुझे याद आ रहा है जो कई बार परीक्षाओं में देखा गया है, टू रेप्रीमेंड। फॉर सी का मतलब होता है दोस्तों टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, भविष्य को लेकर अनुमान लगाना या भविष्य को लेकर टिप्पणी करना, उसके लिए बोला जाता है फॉर्स। दोस्तों इसी के साथ एक और सेशन समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को जब भी देखें लाइक ज़रूर करें, खाली फ्री में वीडियोस ना देखें। प्लस अपने ज़रूरी कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। आपके कमेंट्स हमारे लिए मूल्यवान हैं। अपना बहुत ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।